शादीशुदा महिला उम्र मात्र 18 साल अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो शहर जाती है। और जब शहर पहुंचती है तो साथियों, वह सपना पूरा करने के लिए एक दिन ऐसे रास्ते को चुनती है कि फिर एक दिन ऐसे दलदल में फंस जाती है कि फिर उसके साथ जो कुछ भी होता है उसे भी यकीन नहीं होता है। और फिर जब उसकी हकीकत लोगों के सामने आती है तो लोग सुनकर हैरान थे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं आज उसी शादीशुदा लड़की की कहानी को लेकर। साथियों, कहानी में कई मोड़ हैं, लेकिन आज की यह कहानी आप सभी को सीख देने वाली है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। गोरखपुर में एक लड़की जिसका नाम नंदिनी रहता है। नंदिनी की उम्र महज 18 से 19 साल। नंदिनी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, प्यार से उसे परी बुलाते थे। नंदिनी को स्कूल में लोग नंदिनी के नाम से जानते थे और घर पर लोग उसे परी के नाम से बुलाते थे। धीरे धीरे जब परी बड़ी होने लगती है तो उसके माता पिता उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अब उसकी ख्वाहिशें हाई फाई हो जाती हैं, फिर भी माता पिता किसी तरह से अपनी बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करते थे। नंदिनी बेहद खुश थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी शादी देवरिया के एक क्षेत्र में उसके माता पिता तय कर देते हैं। महज 18 साल की उम्र में 10वीं पास लड़की। अब इधर लड़की की शादी तय हो जाती है। लड़की अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब उसके घर वाले उसके बिहेव को देखते हैं तो सोचते हैं कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए। अब उसकी शादी देवरिया के क्षेत्र में कर दी जाती है और फिर वो अपने पति के साथ बेहद खुश रहने लगती है। लेकिन जो उसकी ख्वाहिशें थी, जो उसकी हाई प्रोफाइल हाई फाई स्टाइल थी, ख्वाहिशें थी, उसका पति उसे पूरा नहीं कर पाता था। महज 1 से 2 साल गुजरते हैं। जब उसका पति उसकी ख्वाहिशें नहीं पूरा कर पाता था तो अपने पति से अब लड़ाई झगड़े करने लगती है। अब इधर उसका पति मेहनत मजदूरी करके दिन रात एक करके अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करता, लेकिन उसके जो महंगे सपने थे उसका पति इतना नहीं कमा पाता था कि उसके महंगे सपनों को पूरा कर सके। अब एक दिन नंदिनी अपने घर वालों से बातचीत करती है, अपने माता पिता से। और उसके माँ बाप फोन करते हैं और लड़के से कहते हैं कि देखिए, मेरी बेटी का नाम यूं ही परी नहीं रखा गया है, वो हम लोगों के लिए परी है और हमने उसे कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी। तो तुम तो पति हो, तुम भी उसकी कमी को पूरी करो। पति कहता है कि देखिए, जितना मैं कमाता हूं सारे पैसे मैं इस पर खर्च करता हूं, लेकिन इसकी कमी जो है मैं पूरी नहीं कर सकता। अब इधर घर वाले भी नाराज रहते हैं और एक दिन लड़की नंदिनी फिर अपने पति के घर जाती है। पति के घर जाती है, फिर पति के माता पिता से भी उसके नोक झोंक होने लगती है। अब रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। एक दिन वो अपने पति से लड़ाई झगड़े करके अब अपने माँ के पास जाती है। वहां कुछ दिन रहती है, लेकिन अब उसके जो सपने थे उसे पूरा करने के लिए अब उसे आगे की पढ़ाई करनी थी। वो पढ़ना चाहती थी। अब पढ़ने के लिए अपने माँ बाप से थोड़े बहुत पैसे लेती है और फिर गोरखपुर शहर में शिफ्ट हो जाती है। अब वहां अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करती है। 11वीं में वो एडमिशन लेती है। अब अपने कॉलेज तो जाने लगती है, लेकिन जिस कॉलोनी में वो रहती थी वहां आसपास कई लड़कियां रहती थी उसके एज की। 17 साल, 16 साल, 18 साल की लड़कियां बहुत ज्यादा रहती थी और सबके पास अच्छे अच्छे फोन, अच्छी अच्छी गाड़ियों से आना जाना, अच्छे अच्छे शौक थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लड़कियां घूमती थी। एक दिन नंदिनी देखती है कि एक लड़की शिखा नाम की काफी बड़ी कार से उसके कॉलोनी में आ रही है और उसे लेने के लिए जब वो अपने कमरे से निकलती थी तो बड़ी बड़ी कारें, अच्छी अच्छी कारें आती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी और उसे लेकर जाती थी। रात होती थी तो अच्छी अच्छी गाड़ियों से वह उतरती थी। उसके पास आईफोन था, अच्छे अच्छे कपड़े थे। उसे देखने के बाद नंदिनी एक दिन जैसे ही वह कार से उतरती है, करीब रात 10 बज रहे थे, साल 2024, वह उतरती है, मार्च का महीना रहता है और वह शिखा से
बात करने का बहाना ढूंढती है और फिर शिखा से बातचीत करने लगती है। शिखा से दोस्ती कर लेती है। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है और शिखा भी उस लड़की को देखते ही, उसकी सुंदरता को देखते ही उससे दोस्ती कर लेती है। अब इधर एक दिन शिखा उसे फोन कर कहती है कि मैं आज कमरे पे हूं, तुम मेरे कमरे पे आओ। और फिर नंदिनी तो उसके पास महंगे महंगे फोन, महंगे महंगे कपड़े थे, कार से आना जाना था, अच्छी अच्छी बाइकों से घूमना था। लेकिन ये सब पैसे आ कहां से रहे थे, यह सब उसे जानना था। कितने बड़े शौक वो पूरा कैसे कर लेती है, आखिर वो करती क्या है। अब यह जानने के लिए नंदिनी उसके कमरे पर जाती है। शिखा के कमरे पर जाती है, बातचीत करती है कि तुम्हारे पास आईफोन है, अच्छी अच्छी गाड़ियों से आती जाती हो, घूमती हो, लेकिन ये सारे पैसे आते कहां से हैं। शिखा कहती है बहुत आसान तरीका है, चाहोगी तो तुम भी कर सकती हो। अब नंदिनी पूछती कौन सा तरीका है। कहती है समय आने दो, मैं तुम्हें बता दूंगी। अब शिखा उसे अच्छे अच्छे फोन, नए नए फोन, नई नई गाड़ियों से घुमाने लगती है। अब यह सब देख, शिखा की लाइफ स्टाइल को देख, अब नंदिनी भी उसके जैसा लाइफ स्टाइल चाहती थी। उसे भी शिखा जैसे आईफोन चाहिए थे, शिखा जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए थी। अब एक दिन फिर वो शिखा से कहती है कि देखो, मुझे भी गाड़ियां बहुत पसंद है, मुझे भी फोन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे शौक बहुत बड़े हैं, ये सब कैसे पूरा होगा। तुम किस कंपनी में काम करती हो, मुझे वहां पर काम करना है। शिखा कहती है कि देखो, मैं नए नए कस्टमर को डील करती हूँ। नंदिनी सुनती है तो कहती है मुझे, मैं भी डील करूंगी, मुझे भी उस कंपनी में लगवा दो। आखिर काम कौन सा करती हो। शिखा बताती है कि देखो, मैं रोजाना लड़कों के साथ रातें गुजारती हूँ, उन्हें खुश करती हूँ, और कभी कभी 40 से 45 साल, 60 साल के बुजुर्ग भी मेरे साथ रातें रंगीन करते हैं। तुम ये काम कर सकोगी। अब नंदिनी पहले मना कर देती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, तुम ये सब क्यों करती हो, क्या जरूरत है। शिखा कहती है कि मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, मात्र यही एक आसान तरीका है। अब नंदिनी पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है कि किसके पास जाना है, कहाँ जाना है। वो कहती है कि मेरा भी एक हेड है जो लोगों से दलाली कमाता है और हमसे भी 10,000 रुपए लेता है पर नाइट का, और हमें भी कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे मैं अपना शौक पूरी करती हूँ। नंदिनी कहती है ठीक है, मुझे ये काम नहीं करना है। फिर नंदिनी धीरे धीरे दूरी बढ़ा लेती है, लेकिन उसके ऐश आराम को देखकर नंदिनी को लगता है कि यह तो आसान तरीका है, भला कौन जानने वाला है, कौन देखने वाला है। इसी बीच नंदिनी झांसी जाती है। झांसी घूमने के लिए जाती है और फिर वहां वो एक फोटो अपना क्लिक करवाती है और इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल देती है। अब यहां से उसकी फोटोज को, सुंदरता को देखकर बहुत सारे उसको लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर जब वो गोरखपुर आती है तो फिर उसके पास पैसे नहीं बचते। कभी उसका फोन रिचार्ज होता तो कभी उसके फोन में नेट नहीं होता, तो काफी परेशान होती थी। अच्छे अच्छे कपड़े नहीं होते, माँ बाप खर्च उसका वहन नहीं कर पा रहे थे। माँ बाप ये सोच रहे थे कि नंदिनी पढ़ने गई है तो एक दिन पढ़कर कुछ ना कुछ बनेगी और अपने शौक को पूरा करेगी। लेकिन उनकी जो परी थी फिर एक दिन शिखा के पास जाती है, कहती है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। साल 2024 जुलाई का महीना। शिखा उसे लेकर जाती है एक व्यक्ति अनिरुद्ध और उसकी पत्नी के पास, उससे मिलाती है। इधर अनिरुद्ध और उसकी पत्नी शहर में पैसे कमाने का एक ऐसा तरीका ढूंढ चुके थे, दलाली का, जिससे वो लाखों महीने कमाते थे। किसी को कुछ पता नहीं चलता था, ऐशो आराम की जिंदगी कट रही थी। नंदिनी से जब अनिरुद्ध मिलता है तो वो देखता है कि वो तो शादीशुदा है, और देखने के बाद उस पर लट्टू हो जाता है। अब नंदिनी को कमरे में लेकर जाता है, समय व्यतीत करता है, बातचीत करता है। फिर उसकी पत्नी उससे मिलती है। वो कहती है ठीक है, तुम अपना नंबर दे दो, कल से तुम अपने काम पर लग जाओ। अब इधर पहली बार जुलाई का महीना, साल 2024, फोन आता है नंदिनी पर कि नंदिनी तुम रेडी हो जाओ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, और तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भेजे जा रहेंगे जिससे तुम कपड़े भी खरीद लेना, और उसके बाद मेकअप का सामान ले लेना और मेकअप कर लेना। मेकअप करने के बाद अनिरुद्ध एक गाड़ी भेजता है, वो उस गाड़ी में बैठती है और बैठने के बाद जाती है एक स्टूडियो में।
वहां अनिरुद्ध उसकी कई सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करवाता है, फोटो खींचवाता है। उसके बाद उस फोटोज को अपने पास रख लेता है। इधर अनिरुद्ध को एक कैंडिडेट मिलता है, करीब 45 साल का अधेड़ व्यक्ति। वो कहता है उसे एक अच्छी लड़की चाहिए, बिल्कुल नई उम्र की। अब इधर अनिरुद्ध शिखा को फोन करता है और कहता है कि नंदिनी से बोलो कि वो रेडी हो जाए। इधर नंदिनी को जैसे ही फोन आता है, नंदिनी रेडी हो जाती है, लेकिन उसका मन बहुत ही हिचकिचा रहा था यह काम करने से। लेकिन उसे तो आईफोन चाहिए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए थी, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए थे। वो तैयार हो जाती है और फिर गोरखपुर के ही एक अपार्टमेंट में उसे बुलाने के लिए एक फोन जाता है और फिर वो रेडी होकर एक बड़ी सी कार जाती है, उसमें बैठती है और उसके बाद नए नए सपनों को सजाए हुए पहुंचती है अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में जब जाती है, जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके पास जाती है और बातचीत करती है तो पता चलता है कि आज उसी व्यक्ति के साथ उसे रातें गुजारनी है। अब इधर साथियों, वह 45 साल का अधेड़ व्यक्ति उसके साथ रातें गुजारता है और इधर पहली बार किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करते हुए, गैर मर्द के साथ करते हुए नंदिनी काफी परेशान थी। लेकिन इसके बाद फिर उसे एक फोन जाता है। अब अगले दिन फिर वो एक अपार्टमेंट में जाती है, उसके फ्लैट में जाती है और फिर एक नए 25 से 30 साल के युवक के साथ वह शारीरिक संबंध बनाती है। यानी कि परी ने अब एक ऐसा काम शुरू कर दिया था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। माँ बाप को लग रहा था कि परी पढ़ाई कर रही है, इधर परी अब 10 से 20 लोगों के साथ संबंध बनाती है और फिर दलाल उससे 10,000 रुपये ले लेता था और बदले में उसे कुछ और पैसे मिलते थे, 10-20,000 25,000 रुपये मिलते थे पर नाइट के। और वह लड़की अब आईफोन लेती है, अपने कपड़े खरीदती है और नए नए शौक को पूरा करने लगती है। लेकिन जब एक साल गुजर जाते हैं, साल 2025 आ जाता है तो नंदिनी के पास ढेर सारा पैसा हो जाता है। नंदिनी के पास एक दिन अनिरुद्ध फोन करता है और कहता है कि आज तैयार हो जाओ, फिर आज तुम्हें एक व्यक्ति के पास जाना है, एक होटल के कमरे में। लेकिन नंदिनी नहीं जाना चाहती थी। नंदिनी कहती है कि नहीं, मैं अभी ये काम नहीं करना चाहती हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन अब एक के बाद एक रोजाना उसे फोन आते थे, लेकिन वो नहीं जाती थी, उसकी डिमांड बढ़ चुकी थी। अब इधर नंदिनी काफी परेशान हो जाती है। नंदिनी अपना फोन बंद कर देती है। लेकिन एक दिन फिर उसे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील वीडियोज, अश्लील फोटोज को एडिट करके चलाया जा रहा है। तभी वो देखती है तो वह काफी शर्म महसूस करती है और फिर पहुंचती है एक व्यक्ति के पास, उससे शिकायत करती है। लेकिन वो व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं था। फिर वो अनुज से कहती है कि मेरी वीडियोज फोटोज वायरल करना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दूंगी। अब अनिरुद्ध उसे कई सारी धमकियां देता है, कई सारी फोटोज वीडियोज रहती है। अब लड़की परेशान हो जाती है। नंदिनी अब दलदल में फंसते जा रही थी। फिर नंदिनी कई लोगों के साथ फिर से कमरे में, बंद कमरे में अपने जिस्म को बेचती है। अब यहां फिर वो थक जाती है, अब काम नहीं करना चाहती थी। अब वो पढ़ाई वापस करना चाहती थी क्योंकि उसके महंगे महंगे शौक अब पूरे हो चुके थे। लेकिन वो ऐसे दलदल में फंस चुकी थी कि वो निकल नहीं सकती थी। एक दिन वह पुलिस स्टेशन जाती है और क्राइम साइबर स्टेशन में जाकर साथियों वो शिकायत दर्ज कराती कि उसकी कुछ फोटोज वीडियोज अपलोड की जा रही है, उसे बदनाम किया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन अनिरुद्ध और उसकी पत्नी पकड़े नहीं जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। लेकिन फिर से उसे धमकियां मिलती हैं और फिर एक रात वो एक होटल के कमरे में पहुंचती है। यानी कि फरवरी का महीना 24 से 25 तारीख की रात को पुलिस की रेड पड़ती है। और जब पुलिस की रेड पड़ती है तो पुलिस सभी लड़कियों को, कम से कम 7 से 8 लड़कियों को वहां से निकालती है, जिसमें एक नंदिनी भी थी। और जब नंदिनी को पुलिस देखती है तो हैरान रह जाती है। नंदिनी के माथे पे सिंदूर लगा हुआ था। पुलिस यह देखकर हैरान रह जाती है, कितनी खूबसूरत लड़की, शादीशुदा लग रही है, माथे पे सिंदूर है और यह लड़की ऐसे दलदल में यह फंसी हुई है, यह सब काम कर रही है, आखिर क्या बात है। पुलिस उस लड़की को अलग लेकर जाती है
और फिर उस लड़की से पूछताछ करती है। नंदिनी से पूछताछ करती है तो नंदिनी बताती है कि जी हाँ, मैं शादीशुदा हूं, मैंने अपने पति को छोड़ दिया है और अमीर बनने के सपनों को लेकर शहर आई थी, लेकिन साहब मैं एक सहेली के चक्कर में पड़ गई और फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे मैं भूल नहीं सकती हूँ। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। अनिरुद्ध और उसकी पत्नी का वो नाम बताती है और जगह भी बताती है। अब पुलिस रेड डालती है, छापा मारती है और फिर अनिरुद्ध और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि उसके पास करोड़ों में संपत्ति भी है, ढेर सारे रुपए हैं और कई लड़कियों को रोजाना वो सप्लाई करती थी। जो लड़कियां शहर अपने माँ बाप के घर से पढ़ने के लिए अपने सपनों को लेकर आती थी और जिन्हें थोड़ा बहुत भी हाई फाई जिंदगी जीने का शौक था, उन्हें वो अपने चंगुल में आसानी से फंसा लेते थे और फिर उनको धंधे में उतार देते थे। अब ऐसे धंधे में उतार देते थे कि कुछ लड़कियां तो उस धंधे में जाने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन कुछ हट जाती थी। नंदिनी ने भी अपने देवरिया क्षेत्र के कुछ लड़कियों को लेकर गई इस धंधे के लिए, जिनमें से करीब 2 लड़कियां इस दलदल में फंस गई, बाकी लड़कियां वहां से छोड़कर चली गई। अब इधर नंदिनी से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर कब से तुम यह काम कर रही हो। बताती है कि साल 2024 से मैं इस धंधे में हूं और अब तक मेरे साथ 40 से 45 लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, मेरे साथ संबंध बनाए हैं। अब इधर पुलिस हैरान रह जाती है कि बड़े बड़े शहरों में लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा देकर, अपने परिवार, अपने पति को धोखा देकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती हैं, जिनमें से कुछ लड़कियां नंदिनी जैसा बन जाती हैं और जब पकड़ी जाती हैं तो माँ बाप और सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। सतर्क रहे, जागरूक रहे और उस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि बहन बेटियां जो शहर में पढ़ने जा रही हैं इस घटना से सबक ले सकें और आने वाले समय में बहन बेटियां सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने परिवार, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और ऐसे दलदल में फंसने से बच सकें। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है प्रवीण कुमार हैं, या बिहार से हमारी कहानी को देखते हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी से हैं रमेश जी, हमारी कहानी को देखते हैं, रोजाना कमेंट भी करते हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन लाल सेठिया है ब्यावर राजस्थान से, हमारी कहानी को सुनते हैं। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हैं। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता हैं, ये भी हमारी कहानी को सुनते हैं। और डॉक्टर एक अग्नोत्री जी हैं प्रयागराज इलाहाबाद से, हमेशा हमारी कहानी को सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं, ढेर सारा सुझाव भी देते हैं। तो आप भी अपना सुझाव दीजिए और इस कहानी पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं साथियों एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम।